हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हम लोग जल्दी से फास्ट रिवीजन करेंगे और मैक्सिमम प्रश्न, कम से कम 500 का टारगेट हमारा है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप सभी। किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? देखिए, एक तो हो गया लोथल, इसे हम बंदरगाह स्थल भी कहते हैं, हड़प्पा का। और 1958 में SR राव जी ने इसकी खोज की थी, इसका उत्खनन कराया था। और दूसरा आप देखेंगे कालीबंगा, एक स्थल और भी है, कालीबंगा है, जहाँ से युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं। दोनों जो भी उसमें शव थे, दोनों को एक दूसरे से लिपटा करके दफनाया गया है। लोथल से आप देखेंगे तो चावल के साक्ष्य भी मिले हैं लोथल से। और यहाँ पर देखेंगे तो मृण पट्टिका पर वो सींग युक्त देवता और हाथी दांत का पैमाना और छोटे छोटे जो नाव है, जहाज है, मनका बनाने का कारखाना, ये सभी के सभी यहाँ से मिले हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आपसे भी। जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत होता है? जैन धर्म में देखेंगे तो 2 ही संगीति हुई थी। जो पहला जैन संगीति हुआ था 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और जो दूसरा हुआ था वो हुआ था गुजरात के वल्लभी में। याद रखेंगे आप सभी। तो जो पहला वाला जैन संगीति है पाटलिपुत्र, इसी जैन संगीति में सर्वप्रथम जैन धार्मिक ग्रंथों का संकलन किया गया था। कुल 12 अंग, और उसमें अंग के बाद उसमें और क्या क्या होते हैं तो मैंने बता रखा है आपको पहले भी। और एक चीज़ इसमें देखिए कि जैन धर्म में 2 संगीति हुई थी, और पहले वाले संगीति में ही जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, या 2 भागों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। जबकि बौद्ध संगीति जो आखिरी वाली हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, चौथी वाली कनिष्क के शासनकाल में, उसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में, 2 संप्रदायों में बट गया था। हालांकि पहले वाले में भी है, पहले वाले में भी 2 भागों में बटा था, लेकिन वहाँ पर दूसरे 2 भाग थे। चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन या कथन सही है? देखिए, ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी आप आपको जरूर बताएंगे। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की, यानी कौन नरेश? चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हीं को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो इनके रजत मुद्राएं, जहां से शक विजय के संदर्भ में प्रमाण मिला है, बिल्कुल ठीक है। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। देखिए, सबसे जो सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त शासकों ने ही चलाए थे, और सर्वाधिक शुद्ध सिक्के देखेंगे तो कनिष्क के शासनकाल या कुषाण शासकों ने चलाए थे। सीसी के सिक्के देखेंगे तो उसी में पहले शुरुआत में चलाया गया था, फिर बाद में शुद्ध सोने के सिक्के आने लग गए थे। निम्न में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की का विरुद्ध या की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पे राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? काठी से राज्य की पूरी भूमि की नाप की जाती थी। काठी एक उस समय नापने के लिए एक पैमाना हुआ करता था, बिल्कुल ठीक है। उपज का 30% राजस्व, 30% नहीं था, 33% था, 33% था, 33%, यानी 1/3 था। तो यहाँ पर सेकंड वाला ही गलत है वैसे, बाकी तीसरा वाला ठीक है, चौथा वाला भी ठीक है। जो ये लिखा है ना यहाँ पे काठी, तो ये बेसिकली हाथ और मुट्ठी, मतलब 5 हाथ और 5 मुट्ठी को मिला करके जितनी लंबाई हुआ करती थी उसको एक काठी कहा जाता था। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जो ये 33% था इनका उपज का, जो उपज का 33% था राज्य का राजस्व, लेकिन आप देखेंगे बाद में उसको बढ़ा दिया गया था, बाद में उसको बढ़ा करके 40% कर दिया गया था। आगे देखिए आप सभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया लोकमान्य तिलक ने। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे भी और सुन लेंगे कि लाला लाजपत राय जी ने कांग्रेस के जो भी अधिवेशन आदि हुआ करते थे, तो इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी प्रजातंत्र, जो भी उसमें मांगे रखी जाती थी अंग्रेजी प्रशासन से, तो इसमें लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि अंग्रेजी प्रजातंत्र
के पास इतनी समस्याएं हैं कि वो हमारी समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। तिलक जी ने कहा था कि तिलक जी ने कांग्रेस के अधिवेशनों को चापलूसों का सम्मेलन और मनोरंजन, छुट्टियों का मनोरंजन बताया था। ये दोनों आपसे भी याद रखेंगे, दोनों को दोनों। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? याद रखिएगा BHU। BHU कहाँ पर है? बनारस में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो 1916 में BHU का उद्घाटन समारोह था। इसी वर्ष से BHU की स्थापना मानी जाती है। तो इसी 1916 के उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने सबसे पहला अपना जन भाषण दिया था भारत में। और पहला सत्याग्रह अगर पूछेगा तो 1917, पहला सत्याग्रह 1917 चंपारण वाला। पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल सत्याग्रह वाले में गांधी जी ने की थी। और इसी में देखेंगे कि 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, जिसमें नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग की भी समझौता भी हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है वो सम्मेलन। तो उस सम्मेलन में तिलक जी की भी भूमिका थी। गांधी जी 1924, एकमात्र 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वर्धा में, सिर्फ उसी अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। 1939 में त्रिपुरी है मध्य प्रदेश में, जहां पर फिर से सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने त्यागपत्र दे दिया और 1939 वाले अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनाए गए थे। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और ध्यान दीजिएगा, जब 1939 में जब उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो 3 वर्ष तक उन्हें कांग्रेस की कार्यकारिणी से दूर रखा गया था। महात्मा गांधी धरसड़ा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यरवदा जेल में। और गांधी जी इसी जेल में काफ़ी समय तक रहे। म्यांमार सीमा के सहारे निम्न भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? देखिए, यहाँ तक हो गया लगभग चीन, और इसके बाद नीचे म्यांमार है। आप देखेंगे तो यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश भी ऐसे आया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक। और इसके ठीक नीचे देखेंगे तो आप यहाँ पर है नागालैंड, और इसके ठीक नीचे यहाँ पर है मणिपुर, और नीचे है मिजोरम। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ये कुल 4 राज्य हैं। और उत्तर से दक्षिण पूछा है तो ये ऊपर हो गया उत्तर और नीचे हो गया दक्षिण। हमने क्रम भी आपको बता दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से भी लगती है। अंतर उष्ण अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है। इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही आसान है ये। इसे बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। बेसिकली होता क्या है, जो अंतर उष्ण अभिसरण की गति है मानसूनी जलवायु में वायु दाब या हवाओं की पेटियों की खिसकाव के कारण ही नहीं होती, बल्कि भूमध्य रेखा के पास जो व्यापारिक पवनें होती हैं, ये डायरेक्शन इसकी ऐसे है, जो व्यापारिक पवनें होती है भूमध्य रेखा के पास जहाँ पे वो आपस में मिलती हैं, तो उस अभिसरण क्षेत्र के कारण भी होता है। और ये अभिसरण क्षेत्र हमारे देश में जब मानसूनी वर्षा होती है तो उस समय ये अभिसरण क्षेत्र ऊपर की तरफ खिसकता है। और भारत हमारा कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का सी, मानसूनी जलवायु को प्रभावित करता है। क्योंकि भारत में मानसूनी जलवायु है तो ITCZ मानसूनी जलवायु, इसके आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, दोनों आपस में संबंधित है। ग्लोब पर दी गई किसी रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत का माध्य समय रेखा कहते हैं। ये सब आप सभी को पता होना चाहिए।
भारत की निम्न नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? बहुत अधिक प्रदूषण के कारण दामोदर नदी को भारत में जैविक मरुस्थल कहा जाता है। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर पिच ब्लेंड और यूरेनियम दोनों के, यूरेनाइट या यूरेनियम दोनों के अयस्क पाए जाते हैं। और जादूगोड़ा झारखंड राज्य में स्थित है, इसे भी आप लोग जानते रहेंगे। यूपी में ललितपुर, याद रखिएगा ललितपुर, ऐसे यूपी का मैप ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे ऊपर ऐसे रहेगा थोड़ा सा ऐसे, जहाँ पे सहारनपुर लास्ट में है। ये जो ललितपुर यहाँ पर देखेंगे, ये मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ भी है, इसके ऊपर झांसी पड़ता है। तो ललितपुर ज़िले में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में ललितपुर ज़िले में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है या उसके अयस्क पाए जाते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं और कुछ सबको प्राप्त होते हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का प्रावधान है। और इसमें देखेंगे आप सभी, चाहे लोक नियोजन का अधिकार हो, अनुच्छेद 15 हो गया, अनुच्छेद 16 हो गया। यानी 15 में क्या है, जाति धर्म लिंग आदि के आधार पे, जन्मस्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन में यानी नौकरी आदि पाने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बोलने की आज़ादी हो गया, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, ये 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। याद रखिएगा आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बाकी जो अन्य अनुच्छेद हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसके बारे में संविधान शांत है? नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है, मूल अधिकार भाग 3 में, भाग 2 में नागरिकता, भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। इसमें देखेंगे आप सभी, तो इसमें फिलहाल में ये भी है अनुच्छेद 43, और इसी अनुच्छेद 43 में एक है जिसमें प्रबंधन में वो भाग ले सकते हैं, यूनियन आदि बना सकते हैं। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 45 में है। बालकों को नहीं निःशुल्क विधिक सहायता है, कानूनी सहायता 39 का एक है, 39 का एक है, और ये है अनुच्छेद 45 में, ये वाला डी वाला। तो ये सभी हैं, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान नहीं है। और ये हो गया, आप देखेंगे गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। अच्छा, यहाँ पर देखिए, बालकों को प्रारंभिक शिक्षा यानी कि 6 वर्ष की, 3 से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक, और 6 से 14 वर्ष की आयु तक के लिए जो RTE है, राइट टू एजुकेशन, अनुच्छेद 21 के 1 में है, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, वो मूल अधिकार में आता है। जबकि 3 से 6 साल के बच्चों की जो शिक्षा का प्रावधान है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों में आता है। तो आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए अच्छे से। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? नहीं। संविधान के अनुच्छेद हैं 292, 293, तो केंद्र और राज्य को उधार लेने की शक्ति प्रदान की गई है, उसमें प्रावधान किया गया है। आगे चलिए, केंद्र राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है प्रारंभिक, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। और इसमें देखेंगे तो अनुच्छेद 131 है, आर्टिकल 131। जब भारत सरकार किसी राज्य के बीच या फिर 2 से अधिक राज्यों के बीच या 2 राज्यों के बीच कोई विवाद होता है, तो पंचायत समिति के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। यहाँ पर नहीं, एक मिनट रुक जाए, गलत हो गया। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ये वाला राइट आंसर होगा, ये वाला। यदि किसी कण के रेखीय संवेग को 2 गुना कर दिया जाए, ये होता है रेखीय संवेग, अगर इसको 2 गुना कर दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यम भी 2 गुना और भी 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, ये सीधे सीधे ये होता है हाफ mv²। अगर हम यम से ऊपर नीचे गुणा कर देते, ये m² ऊपर भी हो जाएगा, फिर mv का होल स्क्वायर, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। नहीं 2 गुना नहीं होगा। अच्छा रुक जाइए, माफ़ी चाहेंगे। संवेग को 2 गुना करेंगे तो ये 4 गुना हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए, संवेग है mv, हमने इसको कर दिया 2 गुना। क्लियर है आप सभी को? और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। इसको हम लिख सकते हैं m², नीचे m कर देंगे, ऊपर हो जाएगा हाफ और mv,
ये हो गया होल स्क्वायर, और नीचे केवल m छोड़ दीजिए। अब ये m भी जो है हमने इसको 2 गुना कर दिया, तो यहाँ पे अगर 2 आ जाएगा तो स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना। 4 गुना आंसर में दिया नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ई। ट्रांसफार्मर का काम होता है एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। मतलब ऐसे समझिए, मान लीजिए 11,000 या जितनी भी हज़ार का वोल्ट है उसको हमें करना है 440 पे, 220 वोल्ट पे, यानी वोल्टेज को कम करना या ज़्यादा करना, इसका काम होता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। रेक्टिफायर इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में करेगा। तो ये सब आप लोग जानते रहेंगे अच्छे से। बेकिंग सोडा का व्यावसायिक नाम क्या है? खाने वाला सोडा की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसका व्यावसायिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये धोने वाला सोडा है जिससे हम कपड़े धोते हैं। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, त्वचा। याद रखिएगा, त्वचा। अगर शरीर के अंदरूनी अंगों में पूछा गया होता तो वहाँ पे आप कहते कि लीवर, यकृत सबसे बड़ा अंग होता है, और सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है, और सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि भी होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। बहिस्रावी में लीवर है, अंतःस्रावी में थायराइड होती है। निम्न में से किस रोग का प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? ऐसे रोग जो जीवाणु से होते हैं, सिर्फ उन्हीं का निदान एंटीबायोटिक से किया जाता है। हालांकि कहीं पर वायरल बीमारियों में भी कुछ अगर इस प्रकार के इन्फेक्शन आदि होते हैं, वहाँ पर भी एंटीबायोटिक की सहायता ली जाती है। अगर आप सभी यहाँ पर देखेंगे तो क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, कालरा या हैजा, ये सभी बीमारियां जीवाणु से होती हैं। जबकि खसरा वायरस से होने वाली बीमारी है, तो खसरा के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के खिलाफ किया जाता है। भारत की 6ठी पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वाधिक व्यय किया गया? पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 है, दूसरी 56 से 61 है, तीसरी 61 से 66, और इसके बाद देखेंगे तो योजना अवकाश आ गया था 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69। फिर 1969 से लेकर के 1974 तक देखेंगे तो चौथी वाली हो गई, 74 से 79 तक 5वीं वाली है। इसी 5वीं वाले में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था। हालांकि उनकी सरकार 78 में सरकार बदल गई थी, और 1978 में देखेंगे तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और उन्होंने 6वीं पंचवर्षीय योजना लागू तो किया था, लेकिन गुन्नार मेडल के सिद्धांत पर अनवरत योजना के रूप में 6वीं वाली, यानी 1978 से लेकर के 80 तक। हालांकि वो चल नहीं पाई थी। और फिर देखेंगे 1980 से 85 में दोबारा से 6वीं पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया, यानी कि 6वीं पंचवर्षीय योजना को 2 बार लागू किया गया था। 6वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले समाप्त किया गया था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी बन सकते हैं। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा पर बल दिया गया था। पहले वाले में कृषि पर, दूसरे वाले में उद्योग पर। पहला वाला हेराल्ड डोमर मॉडल, दूसरा वाला महाल और नोबिस मॉडल पे आधारित था पंचवर्षीय योजना। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्न में से किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर कोड की बात हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयकर से संबंधित है। बाकी सभी से मतलब नहीं है। कौन सी पंचवर्षीय योजना डीपी धर द्वारा तैयार और आरंभ की गई थी? 5वीं, गरीबी हटाओ का नारा वाला। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस राज्य से आरंभ की है? उत्तर प्रदेश से। और कब आरंभ किया गया था? 2019 में। ये ईयर भी आपको याद रखना है। इसमें 6,000 रुपये मिलते हैं, 2-2 हज़ार रुपये किस्त करके। किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया? ग्राटफीट हैबरलर। इन्होंने वास्तविक लागत सिद्धांत का विकल्प प्रस्तुत किया था, जिसे अवसर लागत का सिद्धांत कहा जाता है। असम में मकर संक्रांति के दिन निम्न में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बिहू। कहाँ पे लिखा है? बिहू। लेकिन बिहू में भी कौन सा बिहू? माघ बिहू। मकर संक्रांति पड़ती है जनवरी में, उस समय माघ का महीना होता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को ही ये अधिनियम राष्ट्रपति जी की
मंजूरी मिली थी। और ध्यान दीजिएगा 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। इसके बाद बहुत लोगों ने जीता है। ये भारोत्तोलक थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। और आपको हम यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाले हैं, आप लोग प्लीज़ याद करते चलेंगे, सुनते चलेंगे। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान पुणे में है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान अजमेर में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। और एक जो ड्रग वाला है, मेडिसिन वाला है, तो आप जानते हैं लखनऊ में है। सब आपको याद रखना है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? रुक्मिणी देवी अरुणडेल। 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय या राष्ट्रपति महोदया राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश के साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर है, ऐसे करके देखेंगे तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे हो गया पूरा यहाँ तक, और यहाँ से ये लगता है ऐसे पूरा असम दो तरफ से, ठीक है। और बीच में यहाँ पर है मेघालय। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ये त्रिपुरा भी है, और यहाँ पर देखेंगे नीचे तो मिजोरम है। बस यही राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो मेघालय सीमा साझा करता है, त्रिपुरा भी करता है, असम भी करता है। मणिपुर और नागालैंड म्यांमार से करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि फिर आगे देखेंगे इधर मणिपुर है, फिर ऊपर नागालैंड, और उसके ऊपर देखेंगे अंतिम में ऐसे अरुणाचल प्रदेश है, और इसके नीचे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर असम है। एक बार मैप आपसे भी देख लीजिएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। इटली की राजधानी रोम। फ्रांस की राजधानी पेरिस। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। निम्न में से किसका कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में अल्पतम अवधि का था? आपको इनमें से बताना है। तो हरीश रावत, ये कांग्रेस की तरफ से बनाए गए थे, मात्र 1 दिन के लिए। शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व, राष्ट्रीय नहीं, विश्व पूछा है। राष्ट्रीय तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन विश्व विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। 10 नवंबर को, यानी यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। ऐसे ही 5 ऑप्शन आपके एग्जाम में रहेंगे। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें कुछ नहीं करना, आप केवल भाग दे करके देख लीजिएगा। जिसका मान ज़्यादा आएगा वो भिन्न सबसे बड़ी, जिसका मान कम आएगा वो भिन्न सबसे छोटी। जैसे आप देखेंगे 6 से भाग दे रहे हैं 8 में, तो 6 10 में 60, 6 कम 6 करिए पहले, और इसके बाद देखेंगे तो 2 बचेगा और 20 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1.3। 6/4 करेंगे तो 4 1 कम 4 और 4 फिर बचेगा 2, 0, 20 हो गया। 1.4 5 20, तो 6/4 बड़ा हो गया। 5/3 का भी ऐसे, यानी सबको भाग दे के देख लीजिएगा। आंसर बहुत इसका ईजी है, सी वाला, यानी कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9/5। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं, आपको कुछ नहीं करना। आप क्या करेंगे? सिंपली सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लीजिए। ये हो जाएगा 1225, इधर 1225। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए, आप लोग कर लीजिएगा, हम यहाँ पे करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हम डायरेक्टली चलते हैं जीके जीएस और बाकी जो प्रश्न है। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, हमें पता है सब लोग कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं होता है। ये प्रश्न आसान होते हैं। सभी कारें, ये कार मान लीजिए सी हो गया, सभी कारें 4 पहिया है, 4 पहिया है, सभी 4 पहिया वाहन है, वाहन है। निष्कर्ष देखिए, सभी वाहन 4 पहिया है। सभी वाहन, ये बड़ा वाला सर्कल है ना, तो सभी वाहन 4 पहिया कैसे होंगे? सभी 4 पहिया वाहन है,
अब इसमें जो ये वाला पार्ट है इसमें थोड़ी है चार पहिया, चार पहिया तो ये वाला है ना, ये वाला सर्कल है, चार पहिया छोटा है तो ये गलत हो गया। सभी कारें वाहन हैं, कार इतना है ना, वाहन के अंदर है, इसका मतलब सभी कारें वाहन हैं। ये बहुत ही आसान होता है अगर आप कर पाएँ तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अंग्रेजी गद्यांश है और इसको हम लोग स्किप करेंगे, छोड़ेंगे। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, द एडिटर ऑफ अ डिक्शनरी, इन्हें बोला जाता है लेक्सिकोग्राफर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम बताना है फ्लैबी का, विलोम शब्द बताना है, तो फ्लैबी का विलोम शब्द हो जाएगा फर्म। फ्लैबी माने सॉफ्ट होता है, फर्म माने दृढ़, ये बोलते फर्मली, फर्म माने दृढ़ होता है, फ्लैबी माने सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट माने कोमल मुलायम। सी वाज नाइदर राइट नार रॉन्ग, नार हमेशा नाइदर के साथ आएगा और आइदर और नाइदर नॉर आता है। मातृडाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? मातृधन ऋणाम, मातृधन ऋणाम। अच्छा यहाँ पे देखिए, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अधन री है ना, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन बी। विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत बताना है आपको इसमें, यहाँ पर कड़वा अकड़वा, ठीक है, जटिल सरल परतंत्र स्वतंत्र, तीव्र और मंद्र, मंद्र नहीं मंद होता है ना, तीव्र मंद होना चाहिए, तो मंद्र लिखा, तो यहाँ पे यही वाला गलत है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन सी। एकाकिनी शब्द का लिंग बताइए। एकाकिनी का मतलब होता है कि एक होता है एकाकी और इसमें लग गया है एकाकिनी, और हम लोग जानते हैं कि इनी लगा करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अच्छा ठीक है, तो एकाकिनी का लिंग बदलना है, मतलब इसका हम करेंगे पुल्लिंग तो हो जाएगा एकाकी। एकाकी कहीं ऑप्शन में दिया नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। जिसके बिना कार्य न चल सके उसे कहा जाता है अपरिहार्य या फिर आवश्यक। कलम के जादूगर कहा जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी को, ऑप्शन में है ही नहीं। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम याद रखेंगे, कलम के जादूगर। ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, ये राष्ट्र कवि हैं, हिंदी गद्यांश है, और यहाँ पे देखेंगे तो नीचे क्वेश्चन है और इसका आंसर करना। आप लोग इसे देख लीजिएगा, ये बहुत आसान होते हैं। कीमती का पर्यायवाची क्या होगा? कुछ प्रश्न यहाँ पे देख लेंगे जल्दी जल्दी। कीमती का पर्यायवाची बहुमूल्य, यहाँ पे क्या आएगा? अनेकता के विलोम शब्द पूछा है तो एकता हो जाएगा। वांग्मय, यहाँ पे ये राइट है, बाकी सब गलत है। सबसे उचित है वांग्मय। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द, आत्मा होती है स्त्रीलिंग, आत्मा है स्त्रीलिंग। दूसरा गद्यांश, और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं गद्यांश, और ये ग्राफ तालिका वाला हम छोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न बहुत आसान होता है अगर आप करना चाहें। हम आपको एक प्रश्न यहाँ पे करके दिखाएंगे, कौन सा करें, ये वाला करते हैं। चलिए, एक विद्यालय के विभिन्न सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाने वाले बार ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखिए और आंसर करिए। केवल हम यहाँ पे एक प्रश्न करेंगे, कितना आसान आपको देखना, देख लीजिए आप लोग खुद। यहाँ पे निम्न में से किन दो सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:3 है? अगर 2 और 5 में देखेंगे तो 2 और 5, तो 2 में कितने विद्यार्थी हैं? 30 है ना, और 5 में कितने हैं? 60, तो 30 और नहीं 70 है, तो 30 और 70 का अनुपात तो 1:3 आएगा नहीं। 30 और 70 अगर आप सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा? 3:7 मिलेगा। तो हमें कितना चाहिए? 1:3। दूसरा देखिए, 3 में देखेंगे तो विद्यार्थी कितने हैं? 20 हैं, और 1 में कितने विद्यार्थी हैं? 60 है ना, 60 हैं, तो 60:, अगर यहाँ पे करेंगे 20, कितना आएगा? 3:1, या फिर इसी को हम 1:3 भी लिख सकते हैं ना, सेक्शन 1 और 3 का समझ करके। 3 और 5 में होगा नहीं, 2 और 6 में होगा नहीं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ईजी होते हैं इस तरह के प्रश्न, आप लोग कर लेंगे आज आराम से।
करंट अफेयर देखिए आप सभी, 2 से 4 अप्रैल 2025 के बीच छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थाईलैंड में। और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी इसमें हिस्सा लेने के लिए गए थे। अप्रैल 2025 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन डी, ब्राज़ील में। अप्रैल 2025 में चर्चा में रही बोधि पहल का संबंध है, बोधि पहल का संबंध किस चीज़ से है? BODHI। तो बोधि पहल का संबंध बिम्सटेक देशों के 300 युवाओं को प्रतिवर्ष भारत में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो पूरी बात आपको पता होना चाहिए। अप्रैल 2025 में भारत ने किस वर्ष बिम्सटेक खेलों की मेजबानी की घोषणा की है? 2027 में। हाल ही में चर्चा में रहे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा से मंजूरी मिली, 4 अप्रैल 2025 को राज्यसभा से मंजूरी मिली और 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति महोदया जी के हस्ताक्षर हो गए। और ये 1995 का विधेयक था जिसमें संशोधन किया गया। तो 3, 4, 5 दोनों डेट आप याद रखेंगे। अप्रैल का महीना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाते हैं क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। और इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। हाल ही में निम्न में से किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? अमितेश कुमार सिन्हा जी को। अभी देखेंगे कि इसरो द्वारा पहला स्वदेशी, हालांकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए क्योंकि बिल्कुल अभी लेटेस्ट का है करंट अफेयर, आप उसे छोड़ दीजिए, केवल जानते रहिए थोड़ा सा बस। हाल ही में निम्न में से कौन सी राज्य सरकार देश में समर्पित इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना शुरू करने वाली पहली राज्य सरकार बन गई है? 98। बाकी और भी कई राज्यों ने पहल किया है इस क्षेत्र में। तो यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पुनर्गठन किया और को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आलोक जोशी। इनको नया अध्यक्ष बनाया गया है रा। ये अध्यक्ष की बात हो रही है। दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? हैदराबाद। दुनिया का पहला संचरण उद्यान है। हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में है। अब चलेंगे अगले वाले प्रैक्टिस सेट पे। निम्न में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक जी ने। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को और एडवर्ड मेयर ने पामीर के पठार को आर्यों का मूल निवास बताया है। इसे भी आप लोग जानते रहेंगे। जबकि तिलक जी ने आर्कटिक क्षेत्र को जो ध्रुव वाला क्षेत्र है उसे बताया है आर्यों का मूल स्थान। निम्न में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? ये थे, ये भी थे, ये भी थे। नाथ मुनि नहीं थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा चलाए गए थे और स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? हालांकि शुद्ध सोने की सिक्के की बात नहीं हुई है, इसे कहा जाता था दिनार। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? काकतीय। और उस समय देखेंगे तो यहाँ पर रुद्रदेव करके शासक हुआ करते थे जिनकी पराजय हो गई थी और उन्होंने अलाउद्दीन की अधीनता भी स्वीकार की और वार्षिक कर देना भी स्वीकार किया। शिवाजी, देखिए अलाउद्दीन, जैसे आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी, अच्छा जाने दीजिए इसको। शिवाजी ने किसे, चूँकि आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के राज्यों को अपने राज्य में मिलाया नहीं बल्कि वहाँ से केवल पैसे लिए।
जबकि औरंगजेब ने क्या काम किया, उसने यही भूल की थी कि दक्षिण भारत के राज्यों को अपने राज्य में मिलाने की कोशिश की और उसका पूरा अभियान, उसमें समय उसका खर्च होता चला गया। शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया, ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। 1/3 की दर से था शुरुआत में, लेकिन उन्होंने बाद में 2/5 की दर से वसूल किया था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? 1905 के बंग भंग आंदोलन में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की बात कही गई थी और इसका विचार सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। इसका विचार, इनकी पत्रिका थी साप्ताहिक संजीवनी, इनकी पत्रिका का नाम भी आप याद रखेंगे, संजीवनी इनकी पत्रिका है और इसी में इन्होंने विचार दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी, इसे भी आप लोग जानते रहेंगे। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को। किस कालानुक्रम में निम्न घटनाएं घटित हुई थी? आपको उत्तर बताना है देख करके। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी और इसी के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखेंगे इसे आप सभी। रोलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 की बात है, 6 अप्रैल 1919। ध्यान दीजिएगा, रोलेट पहले है और जलियांवाला बाग हत्याकांड उसके बाद है। चंपारण सत्याग्रह आप सभी लोग जानते हैं 1917 में, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं सीक्वेंस में कि पहले हो जाएगा जलियांवाला बाग, नहीं पहले जलियांवाला बाग नहीं होगा, पहले होगा रोलेट, यानी कि यहाँ पर डी वाला। 1 मिनट, कौन सा आंसर होगा इसमें? रोलेट सत्याग्रह किस में है? सी में है ना, सी कहाँ पर है? ये सबसे पहले हो गया रोलेट, उसके बाद है जलियांवाला बाग, उसके बाद है, अरे नहीं गलत हो जा रहा सारा का सारा, सबसे पहले रोलेट हो गया। छः अप्रैल 1919 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड वाला, यानी कि बी वाला, सी वाला ये सबसे पहले आएगा, यानी कि सी वाला सबसे स्टार्टिंग में होगा। सी के बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा डी और डी के बाद आएगा ए। यहाँ पर डी वाला राइट आंसर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है कटक। कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी और यहीं पर मूल अधिकार का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। आप लोग जानते हैं कि इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था और इस रेजिमेंट ने गोली चलाने से मना कर दिया था। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है? तो ऐसा राज्य केवल एक है, मिजोरम, जिसकी सीमा म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से लगती है। यहाँ मिलान करना है। प्रदेश या क्षेत्र, जलवायु का प्रकार। कैलिफोर्निया में देखेंगे तो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुभूमि है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी महाद्वीप होगा ना, उसका जो पश्चिमी छोर होता है वहाँ पे ठंडी जलधारा आपको देखने को मिलती है या फिर वहाँ पे रेगिस्तान देखने को मिलता है। पूर्वी जो क्षेत्र होता है या जो पूर्वी भाग होता है किसी भी महाद्वीप का, तो वो जो होते हैं समृद्ध होते हैं। आप किसी भी देश को देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, कोई भी देश देख लीजिएगा, जो हमने महाद्वीप की बात की है यहाँ पर ओवरऑल। बांग्लादेश में उष्णकटिबंधीय मानसून। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो गया उष्ण मरुभूमि, बी का हो जाएगा डी और ये हो जाएगा इससे। और साइबेरिया शीतोष्ण, इसी साइबेरिया वाले क्षेत्र में बरखोयास्क, रूस का एक क्षेत्र जो संसार का सबसे ठंडा स्थान भी है। तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
आप आंसर पे ध्यान देंगे, बाकी ऑप्शन पे चलेगा। ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटते हैं। ग्रीनविच यामोत्तर यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये दोनों एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटते हैं। ग्रीनविच यामोत्तर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो दोनों रेखाएं आप देखेंगे तो पृथ्वी को कहीं ना कहीं 2 गोलार्धों में बांटते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। डोडा बेट्टा चोटी कहाँ पर, किस पहाड़ी पर श्रृंखला पर है? डोडा बेट्टा चोटी तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है, नीलगिरी। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21 की 22, अनुच्छेद 21 है। यहाँ पे तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 आप लोग जान गए। 22 में क्या है? कुछ मामलों में हिरासत और नज़रबंदी से संरक्षण। 26 में क्या है? धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है? यह है 39 का एक अनुच्छेद, ये भी है अनुच्छेद 44 में, ये भी है, ये वाला नहीं है। भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में अनुसूची 7 में 3 सूचियां हैं, केंद्र की, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया है। कहाँ, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। 18 का डी राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 132 का 1। संवैधानिक विवाद की बात कही गई है। और अनुच्छेद 131 में देखेंगे तो जो राज्यों का विवाद है, चाहे केंद्र से हो चाहे राज्यों का आपस में विवाद हो। पंचायतों नगर पालिकाओं के संबंध भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था। और लागू कब से हुए थे? 1993 से लागू हुए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों, चाहे नगर प्रशासन वाला या फिर पंचायती वाला। तो पंचायती या नगर पालिका दोनों के लिए अनुसूची क्रमशः 11 और 12 है और दोनों ही 1993 से प्रभावी हुए थे। दोनों के लिए देखेंगे तो आप संवैधानिक व्यवस्था दी गई थी। कौन सी सदिश राशि है ऐसी राशि जिनको प्रमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है? समय, चाल, द्रव्यमान, दूरी, ये सभी के सभी अदिश राशियाँ हैं, इनको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती इनको व्यक्त करने के लिए। जबकि देखेंगे बल किसी एक विशेष दिशा में लगाया जाएगा। विस्थापन है, त्वरण है, संवेग है, आवेग है, ये सभी की सभी सदिश राशियाँ हैं। तो यहाँ पे ई हो जाएगा राइट आंसर। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को। इन चारों में से देखेंगे तो इसके अलावा भारी जल हो गया, राइट आंसर हो अगर भारी जल अगर ऑप्शन में होता तो आप उसे भी राइट आंसर कर सकते थे। किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो पित्त का निर्माण हमारे शरीर के लीवर में होता है, यकृत में होता है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है? पित्ताशय में स्टोर होता है। और पित्ताशय से छोटी आंत के पहले वाले भाग ग्रहणी में डिओडोनम में जाता है। यह करता क्या है? पित्तरस वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक कर देता है, जिसे हम पायसीकरण कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। वसा का पाचन नहीं करता, उसे बिल्कुल बारीक कर देता है, उसके पाचन में सहायता करता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर, और ये एक बीमारी है रेबीज की, उसमें पानी से डर लगता है अगर बीमारी खतरनाक स्टेज पे पहुंच गई है तो यहाँ पे राइट आंसर। और रेबीज किसके द्वारा फैलता है? रेबीज एक वायरस से होने वाली बीमारी है और ये पागल जो कुत्ते हैं उनके काटने से फैलता है। रेबीज एक प्रकार का लाइसा वायरस होता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यहाँ पे देखिए आप सभी पंचवर्षीय योजना और प्रयुक्त विकास मॉडल से आपको मिलान करना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, हम आपको बता चुके हैं। पहला मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल पे, दूसरा था महालनोबिस, ये भी हम बता चुके हैं। तीसरा था एस चक्रवर्ती मॉडल, तीसरा किससे हो जाएगा? एस चक्रवर्ती मॉडल। और चौथा वाला था अशोक रुद्र मॉडल, चौथा वाला हो गया अशोक रुद्र मॉडल। पांचवें वाले का अभी हम थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में करा चुके हैं। छठवें वाले में देखेंगे तो गुन्नार मिर्डल हो गए। सारे के सारे आपको याद रखने हैं।
अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही मुख्य उद्देश्य किस नीति के हैं? राजकोषीय नीति। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत यानी कि अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र क्या है? सीवरेज के बाद जलापूर्ति। प्राथमिक क्षेत्र पूछा है आपसे, बाकी ये सभी के सभी शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किस वर्ष तक और सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है? 2022 तक के लिए किया गया था। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। PMAY मूल्य वृद्धि से क्या होता है? मूल्य में वृद्धि से क्या होता है? उपभोक्ता अधिशेष में घटत। देखिए, अगर मूल्य वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा? किसी वस्तु को बिना प्राप्त किए रहने की अपेक्षा वह मूल्य जो एक व्यक्ति उस वस्तु को देने के लिए तैयार रहता है और जो मूल्य वह वास्तव में देता है, उन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत या अधिशेष कहलाती है। तो मूल्य में वृद्धि से क्या होगा? उपभोक्ता अधिशेष पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। याओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर राज्य में फरवरी मार्च के महीने में मैलेई समुदाय के लोगों द्वारा। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को। हमारे गर्दन में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है और थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है या फिर बहिस्रावी ग्रंथि में, लेकिन अगर अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी पूछेगा तो आपको आंसर करना है थायराइड। 7वां राष्ट्रमंडल युवा खेल किस वर्ष आयोजित किया गया? 2023 में। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान स्थित है? गोवा। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं? 31। लोकसभा की 80 सीट है, विधानसभा की 403 सीट है, विधान परिषद में 100 सीट है, राज्यसभा की 31 सीट है। तो आपको सब याद रखना है। बाकी और कुछ राज्यों में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में 16 सीट है, कर्नाटक में 12 है, तमिलनाडु में 18 है, असम में 7 है। कम से कम यूपी का आप सभी याद रखेंगे। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? बांग्लादेश, सब लोग जानते हैं। और इसके बाद देखेंगे तो दूसरा स्थान है चीन का, तीसरा स्थान है पाकिस्तान का। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य की है? किस भारतीय राज्य की है? तो राजस्थान राज्य की है। नेपाल से एक बार देख लेते हैं इसको। बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? मिजोरम हो गया, त्रिपुरा, असम, मेघालय। चीन से अगर देखेंगे आप सभी तो चीन से अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड, ये सभी हो गए। पाकिस्तान से अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। अगर नेपाल से देखेंगे तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार भी एक देश है। तो म्यांमार से भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान भी एक देश है, भारत का पड़ोसी देश है। भूटान से भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। असम भी भूटान से सीमा साझा करता है, आप सभी याद रखेंगे। इसके बाद बचता है अफगानिस्तान, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश एकमात्र भारत का यूटी है जिससे सीमा साझा करता है। सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ है भारत की। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, डबलिन। भारत में विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान यदि गणपूर्ति नहीं है तो सदन या अधिवेशन को स्थगित करना किसका कर्तव्य होगा? अध्यक्ष या फिर सभापति का। द ब्रोकन विंग ये सरोजनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अरे नहीं वापिस आएंगे आप सभी से। द ब्रोकन विंग, द बर्ड ऑफ टाइम, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये तीनों इनकी रचना है। द गोल्डन बर्ड इनकी रचना नहीं है। द गोल्डन बर्ड
ग्रीम ब्रदर्स के द्वारा लिखा गया है? मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य का है, केरल का है। तमिलनाडु में देखेंगे तो तमिलनाडु में कौन सा है? कर्नाटक में यक्षगान हो गया, उड़ीसा में ओडिसी हो गई, उत्तर प्रदेश में कथक हो गया, और कथकली भी केरल में है, और एक है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है। आपको सब याद रखना है। बाकी ये प्रश्न हर क्लास में, हर प्रैक्टिस में हमने बता रखा है, बहुत ही आसान होता है। आगे देखेंगे आप सभी। अगर यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो एल के लिए हो गया 12। आप ऐसे करके देखेंगे, ई जोटी ले लीजिएगा, यानी सभी जो वर्ड है अल्फ़ाबेट है अंग्रेजी के 26, तो उसमें सबका स्थान देख लेंगे आप सभी। ई के लिए 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। तो यहाँ पर देखेंगे तो टी का 20 हो गया ना, यहाँ पे टी का 20 यहाँ पे ले लिया। ऐसे यहाँ पर भी टी का 20 लेंगे, और ए के लिए हो जाएगा 1, सब में 1 है। एच के लिए हो जाएगा EFGH 8 हो जाएगा। तो 8 किस में है? सी वाले में, तो सी वाला राइट आंसर। बहुत ही आसान सा प्रश्न, बस आप अच्छे से कर लीजिएगा एग्जाम में। ये प्रश्न भी इजी, बस आपको देखना होता है कि अल्फ़ाबेट में कितने कितने का डिफरेंस है, सब में एक ट्रेंड फॉलो होना चाहिए, जो अलग रहेगा वही आंसर हो जाएगा। यदि 15 पर और इसको छोड़ दीजिए। और ये ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न बहुत आसान होते हैं, आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है। सभी पत्तियां पौधे में है, सभी पत्तियां, ये पत्ती हो गया, पौधे में है, पौधे के अंदर है। सभी पौधे बगीचे में है, बगीचे के अंदर हो गया पौधा। निष्कर्ष देखिए आप सभी, सभी बगीचों में पत्तियां हैं। सभी बगीचों में पत्तियां कैसे होंगी? पत्तियां तो छोटा है, सभी पत्तियां बगीचे में हैं, सभी बगीचों में पत्तियां थोड़ी होंगी। पहला वाला गलत। सभी बगीचों में पौधा है, तो बगीचा पूरा बड़ा है और इसके अंदर पौधा है, तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अब ये प्रश्न अगर आप एग्जाम में छोड़ देंगे तो फिर क्या मतलब है? बहुत आसान होता है। अगर आप मैथ रीजनिंग छोड़ना भी चाहेंगे तो भी आप ये प्रश्न मत छोड़िएगा। सभी बगीचों में पौधा है, सभी, अरे यहाँ पे कुछ गलत हो गया ना, सभी, अच्छा एक मिनट रुक जाएंगे, माफ़ी चाहते हैं आप सभी से। सभी बगीचों में पत्तियाँ भी गलत है, सभी पौधे में बगीचा है, बगीचा पौधे के, बगीचा पौधा बगीचे के अंदर है, सभी बगीचों में पौधा थोड़ी है। दूसरा वाला भी गलत है, यहाँ पे है, यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। आप ध्यान से देखिए, सभी बगीचों में पौधा थोड़ी है, बगीचा इतना बड़ा है, सभी बगीचे में कहाँ लगा है पौधा? इस वाले भाग में कुछ भी नहीं, पौधा ये वाला भाग है ना। दोनों अनुसरण नहीं करेंगे। फिर अंग्रेजी का ध्यान से यहाँ पर है, इंडोलेंट का एंटोनिम क्या होगा? एक्टिव। इंडोलेंट माने होता है लेजी, सुस्त होता है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा नो सूनर डिड सी ओपन हर लंच बॉक्स देन एवरीवन गैदर्ड अराउंड हर, ये हो जाएगा राइट आंसर। भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या होगा? ये विसर्ग संधि है शायद ना, हाँ विसर्ग संधि है, भू, और यहाँ पे हो जाएगा ऊर्ध्व, नहीं विसर्ग संधि नहीं है ये है दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा, बी वाला। ये बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन जाएगा, भूर्ध्व हो जाएगा। बी है राइट आंसर 56 में। 57 देखिए आप सभी, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ये गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, केवल ये वाला ठीक है, क्योंकि नेकी का भलाई समानार्थी होगा, विलोम थोड़ी होगा। तरुण का किशोर में समानार्थी है, भक्त का प्रत्येक भी समानार्थी है, विलोम केवल डी में है। आचार्य का पुल्लिंग होगा आचार्य, यानी कि आचार्य पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग बनेगा आचार्य। आ की मात्रा, ई की मात्रा, इन्हीं की मात्रा लगा करके स्त्रीलिंग बनता है। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसके लिए कृतज्ञ है। जो किसी भी पक्ष में न हो, निष्पक्ष या तटस्थ बोलते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है? महादेवी वर्मा जी की है। छायावादी युग की कवि है, कवित्री है,
और महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देख लेंगे आप सभी। निहार है, रश्मि है, नीरजा, यामा, सांद गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा आदि हैं। हिंदी गद्यांश। नियत से तात्पर्य क्या है? इरादा। बाकी गद्यांश के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, और ये सेकंड वाला गद्यांश है। अब चलेंगे हम लोग आगे। ग्राफ तालिका। यहाँ पे एक प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, हम थोड़ा सा करा देते हैं क्योंकि बिल्कुल छोड़ना भी अच्छा नहीं लग रहा है। माध्यमिक विद्यालय के एक वर्ष विशेष की वार्षिक परीक्षा के परिणामों को दर्शाया गया है। इसके आधार पर नीचे दिए गए 4 प्रश्नों के सही उत्तर बताइए। ये बॉयज वाले हैं और ये गर्ल वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। वह कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी सर्वाधिक हैं? ऑप्शन देखेंगे। कक्षा 8 में देखेंगे तो लड़का लड़की दोनों की संख्या जोड़ लेंगे तो लड़का कितना है 90, लड़की कितनी है 50, तो हो जाएंगे 140। कक्षा 7 में देखेंगे तो यहाँ पर ये 40 और ये 100, ये भी 140 हो गया। क्लास 5 में अगर देखेंगे आप सभी तो यहाँ पे है ये 70 और यहाँ पे ये है 90, तो 160 हो गया। क्लास 9 में देखेंगे तो 150 आएगा, 70 और 80 मिला करके। तो सबसे अधिक विद्यार्थी किस में हो गए? सर्वाधिक पूछा, सबसे अधिक विद्यार्थी किस में हो गए? क्लास 10 में हो गए। अब ये प्रश्न इतना आसान, अगर आप ग्राफ तालिका अगर आप सोचेंगे बहुत कठिन होता हम छोड़ देना करेंगे, तो ऐसा मत करिएगा। आप लोग करिएगा, कितना भी आपको मैथ ना आए तब भी आप करिएगा, ठीक है। बाकी सारे प्रश्न ऐसे ही बहुत ईजी हैं। हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे करंट अफेयर वाले प्रश्नों पर। हाल ही में निम्न में से किस कंपनी ने अपने कुइपर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कॉन्स्टलेशन के लिए 27 इंटरनेट उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया? इसका आंसर आप सभी को पता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेजन। हाल में निम्न में से किसे कनाडा का 24वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मार्क कार्नी। ये पहले थे, अब नहीं, अब ये नए वाले हो गए हैं, मार्क कार्नी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। अप्रैल 2025 में चर्चा में रही बोधि पहल का संबंध, ये क्वेश्चन दोबारा से देखिए आ गया। बोधि संबंध का मतलब है कि जो 6वां बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ है थाईलैंड में, प्रधानमंत्री जी गए थे भाग लेने के लिए, तो उस बिम्स्टेक देशों के लिए उनके 300 युवाओं को प्रतिवर्ष भारत में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। छात्रों के कौशल विकास से इसका संबंध है। हाल ही में चल रहे गृह युद्ध के दौरान मीसेटोमा रिसर्च सेंटर पूरी तरह नष्ट हो गया। यह केंद्र निम्न में से किस देश से जुड़ा है? सूडान देश से जुड़ा हुआ है, सूडान देश से। ये जो केंद्र था विश्व का एकमात्र ऐसा केंद्र था जो उष्णकटिबंधीय रोग पर शोध और उपचार के लिए समर्पित था। 25 से 27 अप्रैल के दौरान एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला हम लोग प्रैक्टिस जैसे पूरा कर लेंगे और इसके तुरंत बाद हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। हमें पूरे यहाँ पे 21 प्रैक्टिस सेट पूरे करने हैं, तो आप लोग जितना हो सके क्लास को थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा पूरा आप जल्दी। अप्रैल 2025 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ब्राज़ील में, ठीक है, सब कुछ ब्राज़ील में हुआ है। महुआ दानार भेड़िया अभयारण्य को भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। यह अभयारण्य निम्न में से किस जिले में या किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। और इस जिले का नाम क्या है? झारखंड में किस जिले में है? ये लातेहार जिले में है। तो जिले का नाम भी आपको पता होना चाहिए। निम्न में से किसने बियॉन्ड द कोर्ट रूम रिफ्लेक्शंस ऑन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड नामक पुस्तक लिखी है? फली सैप नरीमन द्वारा लिखा गया है। हाल ही में 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक निम्न में से किस स्थान पर आयोजित हुई? ब्राजीलिया, ब्राज़ील की राजधानी है। सब कुछ ब्राज़ील में हुआ है, बस आपको ये याद रखना है। हाल ही में 27 अप्रैल 2017 को शुरू हुई पहली उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। इसका फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ सकता है। यू का मतलब उड़े, डी का मतलब देश, ए का मतलब आम, एन का मतलब नागरिक ने 8 वर्ष पूरे कर लिए। इसने निम्न में से किन स्थानों को जोड़ा था? तो 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी।
उस समय शिमला से दिल्ली के बीच इसका उद्घाटन किया गया था, शिमला से दिल्ली। ए वाला हो जाएगा राइट आंसर। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त होगी और इसके जस्ट बाद आपको हम अगला वाला प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लेकर के आएंगे, प्रैक्टिस सेट 7।